औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वादिये जनाब के ये दो नाम इश्किया कहानी का हिस्सा और पंजाबी अदब आलिया का सरमाया बन चुके हैं। हीर रांझा की मरूजा कहानी जिसे वारिस शाह और दीगर शोरा कराम ने बयान किया, इनके मुताबिक हीर जंग के नवाब सियाल खानदान के एक शख्स चोचक की लड़की थी जिसके हुस्न जमाल का शहरा चार वांग आलम फैल चुका था। कस्बा तहत हजारा जिला सरगोदा के एक शख्स रांझा नामी जो मर्दाना हुस्न का नमूना था, हीर के हुस्न की गायबाना शोहरत से मुतासिर हुआ और हीर के ख्याल में गलता रहने लगा। रांझा के बापजा ने एक दिन इसे ताना दिया कि कमाई नहीं करता मगर रोटी के वक्त हजार हुज्जतें बनाता है। तुम नवाबी छोड़ दो वरना जंग की हीर सियाल के पास चला जा, वही अब तुम्हारी रोटी पकाएगी। घी से गुंदी हुई रोटियां इसी की खाना। रांझा अपनी चार बावजू का ताना सुनकर जंग की तरफ चल दिया। जंग बेले में सफर करता हुआ जब जंग के पास जनाब के किनारे पहुंचा तो एक आरास्ता कश्ती दिखी जिसमें फूलों की चादरें बिछी हुई थी, मगर इसमें कोई आदमी मौजूद न था। रांझा थका हुआ था, वो कश्ती में दाखिल होकर घनी छाँव के शर्मीले नशे में मस्त हो गया। पिछले पहर हीर अपनी सहेलियों के हमरा आई। इसने कश्ती में अजनबी को सोया हुआ देखा तो इसकी नवाबी हिस्स भड़क उठी, इसकी गैरत बेदार हुई। इसने अपनी सहेलियों के साथ कश्ती में दाखिल होकर रांझा को नींद से जगा दिया और इसे सहज सर्जनिश की। इस दौरान में रांझा ने हीर की तरफ देखा और हीर ने इसकी तरफ। दोनों की निगाहें मिली और फिर झुक गईं। कहा हीर इस अजनबी पर सहतफा थी, मगर नजरें मिलने के बाद इसका अंदाज इंतहाई नरम हो गया। ये पहली मुलाकात दोनों के दरमियान मुस्तकिल इश्क की बुनियाद बन गई। रफ्ता रफ्ता दोनों करीब हो गए। चोचक ने हीर की सिफारिश पर इसे भैंस चुराने के लिए मुलाजिम रख लिया। रांझा हीर की भैंस लेकर जंगल में ले जाता और हीर घी में गुंदी हुई रोटियां लेकर इसे पहुंचाती। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ा के एक दूसरे में फना हो गए। हीर का चच्चा कीदू लंगड़ा दोनों के प्यार और मोहब्बत से आगाह हो चुका था और इसने चोचक से कहा, हीर रांझा के साथ फंसकर अपनी और खानदान की इज्जत खराब करने पर तुली हुई है, लिहाजा रांझा को यहाँ से निकाल दो। चोचक ने पहले कई रोज तक कीदू की बात ना मानी, फिर कीदू एक दिन चोचक को ले गया और जंग बेले में दोनों की मुलाकातों का मुशाहदा कराया। चोचक ने घर वापस आकर रांझा को नौकरी से निकाल दिया और हीर का रिश्ता सईदो क्यूम खेड़ा साकिन रंगपुर से तय कर दिया। इधर चोचक की भैंस जो रांझा की वंजरी पर मस्त रहती थी, रांझा की जुदाई में उदास हो गई और खाना पीना दूध देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ रांझा हीर के लिए बेकरार रहने लगा। हीर अपने महल में मुस्तरिब थी। हीर का निकाह सईदो खेड़े से कर दिया गया। वो हीर की डोली लेकर रंगपुर चला गया, मगर वो रांझा के लिए उदास और परेशान रहने लगी। इसने सईदो खेड़े को अपना हावन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हीर को यहाँ एक राजदार सहेली सहती जो इसकी नंद भी थी से मुलाकात करके बड़ी तकबीयत मिली। सहती भी एक शख्स मुराद से मोहब्बत करती थी, मगर इन दोनों के दरमियान में भी दीवार हायल थी। रांझा हीर से मुलाकात के लिए बेकरार था। इसने एक हिंदू बालनाथ को अपना मुर्शद बनाया और इसके मशवरा से साधु बन गया। कांच द्वालिये और जोगी बनकर बेस बदलकर रंगपुर पहुंचा और सईदो खेड़े के मकान पर सदा लगाई। खेड़ों की औरतें जिनमें हीर और सहती भी शामिल थी साधु को हिरात देने बाहर निकली। हीर ने रांझा को पहचान लिया और रांझा ने अपना मकसूद देख लिया। रांझा ने रंगपुर में डेरा लगा लिया और हिरात के बहाने हीर का दीदार करता रहा। भला आखिर हीर ने सहती के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जिसके मुताबिक हीर को सांप ने डस लिया। जब हीर बेहोश हो गई तो इसने कहा कि इस जहरीले सांप के डसे का इलाज इस साधु के पास है जो कई दिनों से रंगपुर के बाहर डेरा लगाए बैठा है, इसे बुलाओ। साधु बुलाया गया। हीर और रांझा को एक कमरा में बंद कर दिया गया ताकि साधु मंत्रों के जरिए हीर को सेहतयाब करे। चनाचा सहती ने कमरा की दीवार में नकब लगाई। हीर रांझा दोनों भाग गए। सहती भागकर मुराद के पास पहुंच गई। यहाँ तक तमाम दास्तान गोया शायर करीबन मुत्तफिक हैं। बाद जजियात में इख्तलाफ है, मगर इसके बाद के वाक़यात में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ कहते हैं कि रांझा को खेड़ू ने जंगल में पकड़कर मार दिया था, बाज़ कहते हैं दोनों को कत्ल कर दिया था। कुछ ने यह ख्याल जाहिर किया कि दोनों जब जंग के करीब पहुंचे तो सियालों ने इनको कत्ल कर दिया था। कुछ दास्तान नवीसों ने यूँ लिखा कि रांझा को कत्ल कर दिया गया था। हीर अपने महल में चली गई थी जहाँ से उसकी लाश मिली। बहरहाल हीर और रांझा की कहानी के इख्तिताम पर इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन कहानी के इब्तदाई हिस्से अक्सर और बेशतर शोरा ने एक जैसे बयान किए हैं। वारिस शाह और दीगर शोरा के बयान करदा वाक़यात का इख्तिसार ये है कि हीर का असल नाम इज़्ज़त बीबी था और ये नाम हज़रत महदूम सैयद कबीर बुखारी ने तजवीज़ किया था जो आरिफ वलिल्लाह थे और हीर के रूहानी मुकाम से वाकिफ थे। इसी तरह रांझा एक गोत या ज़ात है। इसका हकीकी नाम मुराद बख्श था और वो अपनी ज़ात की वजह से रांझा में शुरू हुआ। इज़्ज़त बीबी अपने ओहद की आरफा थी। खुदा जाने हीर के चार भाई कहाँ से तलाश किए और चचा की दुख कहाँ इनको दस्तयाब हुआ, इसका कोई तारीखी माहज़ नहीं। दलील ये है कि अगर हीर और रांझा इश्किया किरदार होते तो कम अज़ कम हज़रत शाह हुसैन, बाबा बुल्ले शाह, हज़रत सुल्तान बाहू, ख्वाजा फरीद,
ایسے صوفی شعراء ان کو تذکرہ عارفوں اور ولیوں کی طرح نہ کرتے اور نہ ہی ہیر رانجھا کو شہرت ملتی۔ ان صوفی شعراء نے ہیر رانجھا کے عشقیہ کردار کو نہیں پیش کیا بلکہ مجاز کے لباس میں عشق حقیقی کی منازل سے آگاہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ خود وارث شاہ صاحب اپنی ہیر کے آخر میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہیر رانجھا کی داستان حقیقی نہیں بلکہ اس کے تمام کردار فرضی ہیں اور بطور استعارہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سید محمد وارث شاہ نے اپنی ہیر میں شاعر دی نصیحت کا عنوان دے کر جو کچھ ایک صفحہ پر لکھا ہے اس سے تمام داستان از خود فرضی بن جاتی ہے۔ اصل کہانی جو تحقیق کے بعد پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ پر 400 سال سے زائد عرصہ سیالوں کی حکومت رہی ہے۔ ان کے سیاسی مخالفین میں سب سے طاقتور قوم نول تھی، جن کا ایک وفد حاکم لاہور نواب بہلول سے ملا، خدمات پیش کرنے کے علاوہ ملحان سیال کی خاندانی شہرت کو داغدار بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے ایک فرضی کہانی بنا کر حاکم کے کان بھرے کہ چوچک سیال کی بیٹی ہیر عزت بی بی عارفہ نہیں بلکہ اپنے ہی ملازم رانجھا مراد بخش کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی ہے۔ ہیر پر تہمت لگا کر نول قوم کے وفد نے اپنے اقتدار کی راکھ کی ہمراہ کی اور حاکم کو باور کروایا کہ ایسا خاندان جس کی بیٹی کا چال چلن ہی ٹھیک نہ ہو جنگ پر حکومت کا حق نہیں رکھتی۔ بہلول لودھی چونکہ خود عزت بی بی کا بڑا مترف تھا، لہٰذا اس نے یہ ساری بات خط میں لکھوا کر اپنے ایک وفد کے ہاتھ جنگ میں سیالوں کے پاس بھیج دی۔ حاکم خان نے لکھا کہ نول قوم نے ایک ولی اور عارفہ پر تہمت لگائی ہے جو میری نگاہ میں جرم ہے اور میں نے انہیں جھڑک کر دربار سے نکال دیا ہے۔ نولوں نے لاہور سے ناکام ہونے کے بعد اپنے پرانے درباری بھاٹوں اور مراسیوں کے ذریعے ملحاں کو بدنام کرنے کے لیے ہیر رانجھے کے معاشقے کی فرضی کہانی پھیلائی جو پھیلتے پھیلتے مستقل داستان بن گئی اور شعراء نے بلا تحقیق اس پر خیالات کی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر لیں۔ یوں اس خطے کی تاریخ میں سیاسی مقاصد کے لیے ان پر تہمتیں لگانے کی روایت جڑ پکڑی جو آج باقاعدہ سیاسی حکمت عملی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ متعدد مصنفین اور شعراء نے ہیر رانجھا کا قصہ لکھا لیکن سب سے زیادہ پذیرائی ہیر وارث شاہ کو ملی، مگر مؤرخین وارث شاہ کی لکھی کہانی سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وارث شاہ نے اپنے عشق میں ناکامی کے بعد ہیر وارث شاہ تحریر کی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔